अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे गए खत का मामला जहां एक तहकीकाती कमीशन की जानिब बढ़ रहा है, वहां इसी मामले को भरपूर सियासी महाजराई के लिए इस्तेमाल किए जाने की तैयारी भी हो रही है। तहरीक इंसाफ ने तो इस तनाज़े पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से ही मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही तहरीक इंसाफ तहकीकाती कमीशन के बजाय सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का भी मुतालबा सामने लाई थी, जबकि सियासी मुहिम जोई के तौर पर एहतजाजी और वकला तहरीक को भी शुरू करने का इशारा दे चुकी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया और जजों से मुशावरत के बाद रात को एक एलामिया जारी करते हुए जहां इस मामले को तहकीकात से मुतालिक उम्मीद का इजहार किया, वहां साथ ही अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक तंबीह भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी यकीन दिलाया कि वो आज़ादी अदलिया को यकीनी बनाने के लिए मजीद मुनासिब इक़दाम करेंगे और यकीन दहानी करवाई कि कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि एग्जेक्टिव की जानिब से जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज ने अपने बयान में कहा कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखता है। जहां हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर एक पेज पर दिखाई दे रही है, वहां बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल पर मुश्तमिल वकला तंजीमें भी इस इक़दाम की तायीद कर रही है। हुकूमत भी इस मुतालिक तेजी से आगे बढ़ रही है और मुमकिन तौर पर कल होने वाले काबीना के इजलास के बाद रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और TOR से खदोखाल भी सामने आ जाने का इम्कान है। ताहम ये तमाम इक़दामात तहरीक इंसाफ की तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं है और गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म के मुलाकात पर मायूसी का इजहार करते हुए इंक्वायरी कमीशन के बजाय अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा कर रही थी, उसने आज एक और कदम आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इस्तीफा मांग लिया है और साथ ही बज़ाहिर वकला तहरीक का भी बगल बजा दिया है। इस खत ने साबित कर दिया है कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उसके बाद ये खत जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा के पास, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। हम इंशाल्लाह लैर्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को हम लॉन्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, डी चौक भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा पीसफुल राइट कोई नहीं छीन सकता। सड़कों के अलावा तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी फोरम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मुतहर्रिक किया है और जजेस के खत पर कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान ने पार्लिमानी कमीशन के जरिए इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इल्तवा पर चीफ विप आमिर डोगर समेत 90 से जायद अरकान ने दस्तखत किए हैं। तहरीक इल्तवा के मतन के मुताबिक जजेस खत के मंदरजात के हवाले से कौम में गहरी तशवीश पाई जाती है। ऐवान में इस मामले को जेर बहस लाया जाए। मतन में मजीद कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत जजेस की आज़ादी कायम रखने में नाकाम रही है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ पहले ही इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है और इस सिलसिले में इतवार से मुल्क भर में जलसों का सिलसिला शुरू हो रहा है और अब इस नए तनाज़े ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का और भी मौका फराहम कर दिया है। तहरीक इंसाफ की किस्मत इसलिए भी अच्छी है कि उनके हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी बयानिए को माजी में हुकूमत के हलीफ और हाल में हरीफ मौलाना फजल रहमान भी हाथों हाथ ले रहे हैं और उन्होंने भी ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेगा। मैं ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो अदालती कमीशन हुकूमत बना रही है ये जजेस के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद तो किया ही है, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तीफा मांग लिया है। क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक है जो आपने आज दो चीफ जस्टिस के इस्तीफे मांगे आज? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत ही एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसको सुन के सारा मुल्क ही परेशान है। आम पाकिस्तानी से लेके लॉयर फ्रेटर्निटी, वकला हजरात बिलखुसूस जितने जो हैं, कुछ ऐसे भी होंगे वकला बरादरी में जिनके एफिलिएशन हुकूमत के साथ है, उनकी मजबूरियां होंगी, वो नहीं उस तरह से बात कर सक रहे होंगे, लेकिन बाकी जितने भी
तहरीक इंसाफ से अलाइन वकला हैं, जो बेशुमार जो मेजॉरिटी जो आज़ाद वकला हैं, जिनका हुकूमत से को उनके मराते याफ्ता नहीं है, उन सबको इस पर बहुत फिक्र और परेशानी लाक है कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 हाई कोर्ट के जजेस ने जिस तरह से ये लिखा है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। हमारी तवक्को तहरीक इंसाफ की ये थी कि ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, क्या ये हुकूमत की हिमायत याफ्ता ये तंजीमें, वकला तंजीमें के जिन्होंने इस तजवीज़ की जो है वो तायद की है? देखें, हम तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस मामले को अगर आपने हुकूमत की तरफ भेज दिया और उसको ये कमीशन की नजर हो गया, तो इन कमीशनों की नजर तो बेशुमार बड़े बड़े मसाइल हुए हैं। आज तक किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम ये समझते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपने नीचे एक या तो इसका सू मोटो नोटिस लेते या इसका कोई लार्जर बेंच बनता और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि कौम को सुप्रीम कोर्ट से कम पे किसी चीज पे एतमाद नहीं होगा। इस पे अगर आप एक रिटायर्ड जज के नीचे कोई कमीशन बनाते हैं, वो कब बनेगा, उसके क्या TORs होंगे, उस पे क्या, उसकी क्या उसको कौन उसको करेगा। इस पे तहरीक इंसाफ का लोकस स्टैंड है क्या सारे मामले के ऊपर? अब रियासत के 2 आर्म्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। दोनों ने मुशावरत करके बैठ के इस मामले पे इत्तफाक राय कर लिया कि एग्जीक्यूटिव की जो मुदाखलत है जुडिशरी के मामलात के अंदर, उस पर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन बने। वो दोनों राजी हो गए इस चीज़ के ऊपर, वकला तंजीमें भी राजी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पर राजी है, पाकिस्तान बार काउंसिल इस पर राजी है। तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर रही है किस हैसियत में? तहरीक इंसाफ इस हैसियत में मुस्तरद कर रही है कि कौम की तर्जुमान तहरीक इंसाफ है। कौम ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, 2/3 से ज्यादा वोट हमें पड़ा है। और हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ कि जो मैंडेट की चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है, स्टोलन मैंडेट जो, और उसके साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जिन केसेस में सजाएं दी गई हैं, इन जज हजरात की इस लेटर के बाद क्या ये बात बिल्कुल अज़र मिन शम्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल नहीं है कि ये सजाएं सारी पॉलिटिकल सियासी एक प्रेशर के जरिए सारा कुछ हुआ है और ये पॉलिटिकल केसेस हैं और पॉलिटिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को, तमाम असीरान को अंदर जो है वो रखा गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से क्या तवक्को है? हुकूमत से क्या तवक्को? अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नोबडी कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज। जब हम खुद तहरीक इंसाफ खुद ये कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, हम पहले भी ये कहते थे इलेक्शन के वक्त कि हमें उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें उन पे एतमाद भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे उसमें बहुत से काबिल जजेस मौजूद हैं, उनके नीचे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, या तो फिर चीफ जस्टिस साहब खुद इसका सू मोटो नोटिस लेते। अगर सू मोटो नोटिस लेते तो इसकी अहमियत का फिर पता लगता। जब हुकूमत को ये बाल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी गई है और हुकूमत इस पे कमीशन बनाएगी, कब बनेगा, कौन बैठेगा, कब रिजल्ट निकलेगा, उस पर क्या अमल होगा, और एक रिटायर्ड जज को कोई क्या अहमियत देगा। और आप तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब? आज की कोर कमेटी के इजलास में ऐसी भी कोई डिस्कशन हुई है, कोई फैसला हुआ है? देखिए, वकला मूवमेंट के लिए कल इमरान खान साहब ने इसकी तरफ इंदिया दिया था अडियाला में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, और उसी सिलसिले में आज कोर कमेटी में डिस्कशन भी हुई है। हमारी जो इंसाफ लॉयर फोरम है और भी लॉयर्स के साथ मिलके वो इस पे अब अपनी एक प्लानिंग करेंगे, इस पे इंशाल्लाह आगे बढ़ा जाएगा और लॉयर मूवमेंट की तरफ भी जाया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन दोबारा से बात यह कि लॉयर्स मूवमेंट में जाने के लिए जो वकला तंजीमें, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वकला की 2 बड़ी तंजीमें जो हैं वो तो इस राय की हामी है कि ठीक हुआ ये सारा कुछ, इस मामले पे वो यानी कि एग्रीड है, वो तायद कर रही है कि जो कमीशन बना है रिटायर्ड जज की सरबराही में बन रहा है वो इसकी तायद कर रही है, कोई मुखालफत नहीं है वहां से इसकी। देखिए, उनकी अपनी एक सोच हो सकती है और ये भी आपको पता है कि बार पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन असल में मसला तो अब वकला की सियासत का तो नहीं है। कभी एक कोई सदर बनेगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, फिर कोई और ग्रुप से बन जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की सिचुएशन है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, कभी किसी और जमात से लाइन होते हैं, कभी हुकूमतों से होते हैं, कभी अपोजिशन से होते हैं। मसला तो अब सियासत से बढ़कर रियासत का बन गया है कि अगर इतने बड़े लेवल पे सबसे बड़े जो हाई कोर्ट्स में एक बहुत ही बड़ा मुस्तनद नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और इसके सीनियर तरीन जजेस इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, तो इस पे क्या हम हक बजानिब नहीं है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी उसी आला फोरम से हो जिस आला फोरम से पूरी कौम की तवक्को है, वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो आपने इस्तीफे मांगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
ये सिर्फ क्या बस एक अलामती आपका एक मुतालबा है या इसको आप एक्टिवली परस्यू करेंगे? और जब आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उनके पास आपके बहुत सारे खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, तो क्या उन केसेस में भी फिर आप उनके सामने पेश नहीं होंगे या वो पेश होते रहेंगे, साथ साथ इस्तीफे का मुतालबा भी करते रहेंगे? देखिए, इसको वकला, हमारी जो सीनियर वकला की टीम है, वो इसको देखेंगे कि उन केसेस के साथ अब वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, कि क्या वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त करेंगे रिक्यूज करने की, या उसको वहां प्लीड करेंगे। फिलहाल मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके सामने तो केस अभी चल रहा है। उसी सिलसिले में कल अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, और उसी वजह से कल जो एक सीनियर लॉयर हैं मोहतरम लतीफ खोसा साहब, वो एक केस में नहीं गए थे, बल्कि वो खान साहब से हिदायत लेने गए थे, और उन हिदायत की रोशनी में अब हमारी लॉयर टीम और खोसा साहब उस केस को अब डील करेंगे। इस वजह से कल एक बेल लगी हुई थी, जिसमें खोसा साहब बेल पे जाने के बजाय वो अडयाला गए थे इमरान खान साहब से डायरेक्शन लेने कि उनसे हिदायत ली जाए। वो उनसे हिदायत लेने गए थे कि क्या उस केस में अब चीफ जस्टिस साहब के सामने वो पेश हों, या वो आगे किसी और जज के सामने उसको पुट करने की दरख्वास्त करें। फिलहाल वो वहां पे चीफ जस्टिस के सामने वो फिलहाल पेश होंगे, क्योंकि कल हमारे वकला पेश हुए हैं। अभी नेक्स्ट पेशी पे क्या सूरत हाल बनती है उसका फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन यही है कि हम समझते हैं कि ये जो 6 जजेस का लेटर है, इसकी प्रॉपर सबसे टॉप फोरम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रिटायर्ड जज के पास एक कमीशन में जब ये बात चली जाएगी, ये बात हमें लगता है, हमें खतरा है, ये सख्त खाने में चली जाएगी। अच्छा, चूंकि काफी सारे केसेस लगे हुए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खान साहब के, तो क्या उन केसेस में खान साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए रिलीफ लेने के लिए कुछ दबाव में लाने की टैक्टिक तो नहीं है, ये जो आपने मुतालबा किया है इस्तीफे का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? नहीं, क्या दबाव में क्यों लाएंगे? हम तो खुद इस चीज के खिलाफ हैं जो इन जज साहिबान के साथ हुआ है। हम तो ये, हमारी तो ये तवक्को थी और पूरी कौम ये तवक्को रखती थी कि ये मोहतरम जज साहिबान अगर मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नॉलेज में चीजें लाए थे, तो उसी वक्त अगर ये हैंडल हो जाता तो शायद उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत ही ना लिखना पड़ता। बहरहाल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो लोग इंसाफ देने वाले हैं उनको आज खुद इंसाफ चाहिए, और जिस लेवल के इल्जामात उस लेटर में हैं, वो तो इंसान को सोच के ही परेशान हो जाता है कि इन जज साहिबान को किस तरह के मसाइल का सामना था। बहरहाल अली मोहम्मद साहब, मेरा जो नाकस सा मेरा जो इल्म है या मेरा जो तजुर्बा है थोड़ा सा, वो तो ये बताता है कि हाफ हार्टेडली जब आप एक इस्तीफा भी मांग लेंगे, हाफ हार्टेडली आप केसेस में पेश भी होते रहेंगे, तो ना आपको इधर को फ़ायदा होना, ना आपको वहाँ को फ़ायदा होना है। बहरहाल इस पर अब मुझे ये बता दें कि तहरीक इंसाफ का मामला सिर्फ अदलिया के साथ नहीं बल्कि वफाक के साथ भी लगता है फिर से उलझने जा रहा है। आज असद कैसर साहब का मुतालबा मैंने देखा, जो उन्होंने किया, अली मीन गंडापुर को ये तजवीज़ दी है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते ख़त्म कर दें। ये पार्टी की ये राय है ओवरऑल, ये राब्ते ख़त्म करने के वाले से, या ये जस्ट एक असद कैसर साहब की उनकी अपनी राय है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई पार्टी में कोई इस तरह कोई डिस्कशन हुई है इस मामले पे कि वो राब्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि वज़ीर आला गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की है या जो सूबे के मामलात पे वफाक से ताउन कर रहे हैं, तो अपने सूबे के मफाद में ही कर रहे हैं, ताकि अगर वहाँ के अवाम के जो हकूक हैं, खासकर जो महसूलात हैं, 1500 से लेके कोई 1700 अरब के बीच में जो महसूलात हैं, सारी चीज़ों का असर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पे पड़ेगा। तो अगर गंडापुर साहब सारे राब्ते मुनक़ते कर दें तो उसका नुकसान ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को होगा। तो मेरे तो ख्याल में जो गंडापुर साहब जो अपने सूबे के मामलात चला रहे हैं, वो इमरान खान साहब के मशवरे से चला रहे हैं। उनकी 1-2 मुलाकातें भी हुई हैं और मेरे ख्याल में अब हाल ही में दोबारा भी मिलने लगे हैं। तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फाउंडिंग चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के मशवरे से ही करेंगे जो करेंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि वो और आपकी राय मुझे ये लग रही है, आपकी गुफ्तगू से मुझे आपकी राय ये मैं समझ सका हूँ कि गंडापुर साहब को वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं करने चाहिए, बल्कि राब्ते कायम रखने चाहिए सूबे के अवाम के लिए, या वटेवर जो भी आप उसकी रीजन बता रहे हैं। देखिए, जब तक खान साहब क्लियर उनको हुक्म ना दें, मेरे ख्याल में जहां तक सूबे के मामलात हैं जिसमें रॉयल्टीज हैं, बिजली के पानी के महसूलात की बातें हैं, गैस के इशूज हैं, एवरीडे अफेयर्स हैं, रनिंग ऑफ द स्टेट है, उसमें तो अपना ताउन जारी रखें। बाकी जो सियासी पोजीशन है, इतवार के दिन हम जलसा कर रहे हैं, वहाँ गंडापुर साहब खुद ही उसको लीड करेंगे। तो सियासी मामलात गंडापुर साहब चूंकि सूबाई सदर हैं, वो उसको लीड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक मैच्योर स्टांस लिया है अली अमीन गंडापुर ने, कि सियासी मामलात को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन जहां सूबे की बात है तो वहां वो एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अली मोहम्मद साहब ये बताएं मुझे कि आपने एहतजाज की बात की, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक के साथ जलसा करने जा रही है। ये आपकी एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में बड़ा जलसा होगा। इसमें खान साहब ने हिदायत जारी की थी कि मौलाना फजल रहमान को भी दावत दी जाए कि वो भी स्टेज पर आएँ, PTI के जलसे में शिरकत करें।
मौलाना साहब कल तक तो ये फरमा रहे थे कि उन्हें दावत तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दी गई, राब्ता नहीं किया गया। ये कब कर रहे हैं राब्ता और कितने कॉन्फिडेंट है आपके मौलाना आपके स्टेज पे होंगे? देखिए, कल की मुलाकात में तो खान साहब ने मुझे नहीं, मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं हुई। अगर किसी और जिम्मेदार मेंबर को कहा हो तो, चूंकि राब्ताकारी तो हुई है, ये फजल रहमान साहब के साथ कुछ मीटिंग्स हुई हैं। एक में तो मैं भी था, लेकिन वो खान साहब ने कुछ 1.5 हफ्ता पहले बात की थी मौलाना साहब वाली, वो कोई सियासी मीटिंग नहीं थी। बाकी उसके बाद मोहतरम असद कैसर साहब की मुलाकातें मौलाना साहब से हुई हैं। तो हमारा और मौलाना साहब की जमात में एक ही नुक्ता मुश्तरक है, वो है कि इलेक्शन के दौरान धांधली हुई है। तो इस नुक्ते पे अगर मौलाना साहब हमारे स्टेज पे आते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, पार्टी में कोर कमेटी के अंदर ये कल से खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में वकला जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है कोर कमेटी के अरकान की जानिब से, अक्सरियती अरकान की जानिब से। तो आप भी वो अदम एतमाद वाली साइड पे हैं या आप एतमाद का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, बैसित वकील मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुश्किल वक्त में हमारे वकला ने एक पार्टी को मुश्किल वक्त से निकाला है। उस वक्त जब पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर नहीं निकल सक रही थी और हम लोग सारे जेलों में थे, तो उससे तो कोई भी उसमें दो राय नहीं है। अभी जब लीडरशिप निकली है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में शुरू में इशू था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कोई खास ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा ऐसा हो कि बिल्कुल ही अदम एतमाद हो गया हो। केस टू केस उस पर ओपिनियन होता है कि इस केस में ये करना चाहिए, उस केस में ये करना चाहिए, इस केस में ये लॉयर ये कर रहा है, इस तरह की बातें होती हैं। और ये जो कुदरती अमर है उस पर डिस्कशन तो होती है। और ये जो आज फैसला हुआ है कि पार्टी के जितने भी उमूर हैं उनकी अनाउंसमेंट जो है वो सिर्फ रऊफ हसन साहब करेंगे, बाकी पार्टी के पॉलिसी मैटर्स के ऊपर कोई बंदा बयान नहीं देगा, तो ये शेर अफजल मरवत साहब के तनाजुर में ये फैसला हुआ है? मैं मरवत साहब के हवाले से मौजूद नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। पार्टी के मुश्किल वक्त में उन्होंने भी किरदार अदा किया है, पार्टी के लॉयर भी हैं और माशाल्लाह अब MNA भी हैं, कल हमारे साथ मुलाकात में भी मौजूद थे। मैं नहीं समझता कि मरवत साहब के हवाले से कोई ऐसी बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, उधर से भी आ रही थी। तो बेहतर ये था कि एक नॉमिनेटेड स्पोक्स पर्सन हो और उसके अलावा हम सब हैं, हम तो दहाइयों से कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, हम तो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पंजाब में मुझे नहीं लग रहा, ये जो पंजाब में आपने नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की है, वहाँ पे आपके बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं, ये क्या वो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की थी मरवत साहब ने, क्योंकि वहाँ पे 40 के करीब फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हजीमत से, उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडजस्टमेंट करी, भाई एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं नून लीग के साथ, जहाँ ये ना हो कि एक सीट आए बाद में बड़ी एम्बेरसमेंट हो। देखिए, हर जमात अपने लिए कोशिश करती है कि जितना उसका मैंडेट है, अगर उससे ज्यादा ना हो तो कम से कम उसके बराबर उसको उसका हक मिले। तो मैक्सिमम जितनी सीटें तहरीक इंसाफ कैप्चर कर सकती थी उसको मिली हैं। ये एक बात अलबत्ता साबित हो गई है, ये जो हमारे वहां से हमारे मोहतरम मेंबरान मुंतखब हुए हैं सेनेट में, कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं था, अगर होता तो निकल आता। सही है। और सिंध में तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पंजाब में सिर्फ आपने किया, इसलिए ज़रा ज़्यादा इस जो है राय को तकवीयत मिलती है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक के डर से ही आपने वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किया PMLN के साथ। डर तो बहुत से लोगों को बहुतों का है, डर तो बहुत से लोगों को इमरान खान साहब का है, जो उस मर्द और को अडयाला में फेंका हुआ है, उस कौम के लीडर को। तो डर तो किसका नहीं है। और फाइनली जितने मुंह उतनी बातें। फाइनली ये जो मामला अली वधान साहब, ये आप KP असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, वहाँ जो नौ मुंतखब अरकान हैं स्पेशल सीट्स के ऊपर जो आपके हिस्से की बनती थी, अब वो ज़ाहिर है अदालती फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी है, वो बाकी जमातों को मिलनी है। लगता है कि सेनेट के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि मुलतवी करेंगे हम, अगर ना हुआ वहाँ पे इजलास ना बुलाया गया, हल्फ ना हुआ अगर अरकान का, तो फिर बुला लेंगे इजलास, फिर इसका मतलब है अदालत के हुक्म की तामील की जाएगी। सिर्फ इल्तवा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम जा रही है, वहां से रिलीफ अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर रिलीफ नहीं मिलता, जो पेशावर हाई कोर्ट, मोहतरम हाई कोर्ट हुक्म करेगी, हमारी सूबाई हुकूमत उस पर मानवान अमल करेगी। बहुत शुक्रिया अली वधान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इसी कमीशन के हवाले से, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, तज़िया शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा जुडिशल कमीशन जो बनने जा रहा है, तहकीकाती कमीशन जो बनने जा रहा है रिटायर्ड जज की सरबराही में, उसे मुस्तरद कर दिया है। साथ ही साथ वकला तहरीक चलाने की बातें भी हो रही हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा भी मांग लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि हुकूमत जो है वो कल इस मामले में प्रोसीड करने जा रही है। इसके अलावा पीटीआई वैसे भी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक भी शुरू करने जा रही है। तो ये कैसे सारा मामला मिलकर आगे बढ़ेगा, तजिया शामिल करेंगे मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब का और फैसल फरीद चौधरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुज़म्मिल साहब, ये क्या हम एक और अदालती एक यानी वकला तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं? पीटीआई पहले भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो पीटीआई ने फैसला कर दिया था, शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया इस कमीशन की तश्कील को भी कि रिटायर्ड जज कैसे तहकीकात करेगा, और साथ वो वकला तहरीक भी शुरू करने का इरादा कर रहे हैं। और वैसे भी उनकी तहरीक हुकूमत मुखालिफ भी शुरू होने वाली है। तो एक और हम क्यास की तरफ एक और हम बढ़ रहे हैं, एक सियासी अनरेस्ट की तरफ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये वकला तहरीक चलाने की तो कुछ 100 मरतबा कोशिश हो चुकी है और ये पूरी पार्टी वकीलों के हवाले कर दी इस उम्मीद पर कि वकला तहरीक चल जाएगी, कोई इफ्तिखार चौधरी की तर्ज पे और बड़ा कोई दोबारा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन वकला बहुत सियाने लोग हैं, ये चंद वकला को टिकटें देने से कोई वकला तहरीक नहीं चल जाती, उसके पीछे कोई कॉज होना बहुत जरूरी है। ये बात ठीक है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात कैसे हो ये बात सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और इसको तय करने के लिए अगर गुज़िश्ता चीफ जस्टिस होते उमर अताब बंदयाल तो वो तो अकेले ही तय कर लेते अपने हमख्याल बेंच के साथ। लेकिन हमने 2 दिन में 2 फुल कोर्ट इजलास देखे हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे बैठकर जो फैसला किया है हुकूमत उसके मुताबिक अमल कर रही है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि इसकी तहकीकात और तफ्तीश कैसी होनी चाहिए वैसे ही होगी। और इसमें जहां तक ये जो लार्जर बेंच बनाने की बात है, वैसे तो 9 मई की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, वैसे तो धांधली की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, फिर जजिस के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन क्यों ना हो। जहां तक लार्जर बेंच की बात है, फैसल साहब खुद कोर्ट ऑफ लॉ के मतलब उस्ताद हैं मेरे लिए तो, और कानून और आइन पर मेरे से ज्यादा इनकी दस्तरस है। ये जानते हैं कि अदालत के पास तफ्तीश करने का कोई इख्तियार नहीं होता, और तफ्तीश करने के लिए या तो किसी तफ्तीशी एजेंसी को कहना पड़ता है या कोई तफ्तीश के लिए कमीशन बनाना पड़ता है। अदालत खुद कोई तफ्तीश नहीं कर सकती है। फैसल चौधरी साहब, ये जो सारा एक सिनेरियो बना है 6 जजेस के खत के बाद का, अब तक की जो डेवलपमेंट है, क्या यही इसका बेहतरीन वे आउट था कि एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए और वो इस मामले की तहकीकात करे? आपको क्या लग रहा है कि बेहतर इसका क्या हल हो सकता था, सोल्यूशन बेहतर वे आउट इसका? समर साहब, एक रिटायर्ड जज तो हाजिर सर्विस जजेस को इंसाफ नहीं दे सकता ना। देखिए, अगर 6 जजेस बेबस हैं तो एक रिटायर्ड जज क्या करेगा? मामला तो जो इल्जामात हैं वो बहुत संजीदा नौयत के हैं, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो है इन मामला में पढ़ना नहीं चाहती, और ये जो इशू रेज हुआ है इसको कोई मिट्टी पाव वाला काम करना चाहते हैं, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, ये काफी संजीदा मामला है और ये मामला जो है इसको किसी न किसी तरीके से हल करना पड़ेगा, और ये जो तरीक़ेकार ढूंढा गया है ये मुनासिब बात नहीं है। वकला तहरीक का आपने सवाल पूछा, तो पीटीआई में की जो एक स्ट्रेटजी है उसमें तदब्बर और तदबीर दोनों का फुकदान है। आज उन्होंने वकला तहरीक चलाने का अंदिया दिया है तो उसमें हामिद खान तो मौजूद नहीं था जो कि ग्रुप को लीड करता है। वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो ऐसे तो नहीं हुए लोग यार, उसके पीछे भी तो बात होगी। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब उस्तादों के उस्ताद हैं, इनको सारी बातों का पता होता है। और जहाँ तक कमीशन बनाने का ताल्लुक है और तफ्तीश का, देखिए पाकिस्तान में आला सतही जुडिशल कमीशन बने हैं और उनका रिजल्ट जो इंतजामी कमीशन बने हैं उनके मुकाबले में बेहतर रहा है। नासिर मुल्क साहब के सरपरस्ती में उस वक्त चार्ज का जो कमीशन बना, उसके बाद काजी साहब खुद मेमोगेट के कमीशन के सरबराह रहे हैं, और इसी तरह से जो है जजेस के जो मामलात, शौकत सिद्दीकी साहब के मामलात हो, काजी साहब के अपने मामलात हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर तो किया है। मामला तो इदारा जाती एक तहफ़्फ़ुज़ का है, और वो जो जजेस हैं उन्होंने अपनी जो बत्ता सुनाई है उसको सिर्फ इस तरह से ब्रश साइड तो नहीं किया जा सकता कि किसी के साथ उनको टैंगल कर दिया जाए। सारे जजेस जो हैं उन जाती तौर पे जानते हैं, मतलब बाबर सत्तार साहब की तो एलिवेशन की पीटीआई ने मुखालफत की थी, तारक जहांगीर साहब भी उस वक्त एलिवेट हो रहे थे,
और इनमें से किसी ने भी कोई इतना फैसला, मेरी नजर में तो कोई फैसला इतना नहीं है कि जो पीटीआई के हक में किसी ने दिया हो या ये उसके साथ, क्योंकि पीटीआई ज़रा इस सिचुएशन से फायदा तो उठाना चाहेगी, लेकिन जो पीटीआई के मुखालफिन है वो भी काफी तगड़े हैं। वो इस चीज का बुनियादी तौर पे जो इशू इसको सियासत से लिंक कर दिया गया है, उसकी वजह से भी जजेस के साथ जाती होती नजर आ रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि आम वकील जो है वो इसमें काफी अब तो फैसल साहब वो तो नून लीग भी अब बात करने लग गई है। वो कहते हैं फिर अगर बनाना ही है तो फिर अभी तो TOR का इसके तय होने, और लग बज़ाहिर यही रहा है कि नून लीग शायद जुलाई 2018 से इस सारे मामले की जो है वो तहकीकात का वो दे TOR बनाए कि भाई जुलाई 2018 जब शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला हुआ था तब से इसकी तहकीकात की जाए, जब मियां नवाज शरीफ के केसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे। तो ये भी एक लग रहा है वो भी अपने सियासी, उन्हें भी एक मौका मिल गया फायदा उठाने का ऐसे भरपूर। वो तो समर भाई अगर TOR बनाने हैं, अगर सीधी तरह बात करनी है तो फिर जस्टिस क़य्यूम साहब से भी शुरू कर लें। कहाँ पे नसीम हसन शाह साहब ने जो अभी भुट्टो साहब का रेफरेंस था उसमें जो जिक्र आया है, उन्होंने भी कहा है देखिए इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुदाखलत तो होती है इंतजामिया की और ठीक ठाक मुदाखलत होती है। और इस तरीके से मसला सिर्फ देखिए, मैं तो हैसियत वकील ये समझता हूँ कि अगर मैं जज के पास ये दरख्वास्त लेके जाऊँ कि यार मेरा क्लाइंट है या मेरा अपना कोई अजीज या को मुझे खतरा, वो कहे भाई मेरा अपना बंदा उठाया गया, तो फिर क्या करेंगे? देखिए ना, रियासत जो जमहूरी रियासतें होती हैं उसमें बुनियादी हकूक ही होते हैं, वरना अमरीत और हुकूमत जो है वो जमहूरियत जो है वो तर्ज हुकूमत ही है ना एक किस्म के। तो अगर बुनियादी हकूक नहीं होंगे तो अमरीत होगी, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इदारे होंगे, अदालत फ्री होगी, वो जमहूरी होगी। फैसल साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं मुज़म्मिल साहब से भी इस पे पॉइंट ले लूँ, फिर मैंने आपसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात भी करनी है। मुज़म्मिल साहब, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस अब इसकी क्या हो सकती है? नून लीग अपना फ़ायदा इसमें देख रही है, तहरीक साहब अपना फ़ायदा इसमें देख रही है, क्या दोनों में से कोई भी सियासी जमात इस सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठा सकती है या मुश्किल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे जान छुड़ाना चाहती है, मैं समझता हूँ नहीं। जुडिशियल कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी और उस वक्त वो एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट उस कमीशन की रिपोर्ट पे हेयरिंग करेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा कि कमीशन की रिपोर्ट पर तो कोई कमीशन तो ऐसे नहीं कह सकते। गालिबन मेरे ख्याल से जुडिशियल कमीशन तो हाजिर सरबराह जज की सरबराही में बनता है, ये तहकीकाती कमीशन है जिसे रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि रिटायर्ड जज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की रोशनी में बन रहा है तो इसको जुडिशियल की आशीर्वाद हासिल है, उनकी मर्जी से बन रहा है। वो तो नहीं मुस्तरद कर रहे ना इसको, फुल कोर्ट ने तो इसे मुस्तरद नहीं किया है। वो तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इजाजत से प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं और उस वक्त सीनियर मोस्ट जज और रजिस्ट्रार साथ बैठे हुए थे। वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, कोई उमरता बंदयाल की तरह बैक चैनल पे तो नहीं इत्तेदाद हसन को और लतीफ खोसा को मिले चुपके के अगले दिन पिटीशन लगा लूंगा। तो मेरे ख्याल में वो तो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बात हुई है। बाकी जो भी जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स होंगी वो बाद में या लार्जर बेंच या मेरी राय में फुल कोर्ट के सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर 2 दिन में फुल कोर्ट का इजलास हुआ है तो फिर इस कमीशन की रिपोर्ट भी फुल कोर्ट के सामने आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इससे जान नहीं छुड़ा सकता। ये दुरुस्त है कि जजों ने जो इल्जाम लगाया है उसको सच्चा साबित करना भी जरूरी है, उनका लगाना काफी नहीं है इल्जाम। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको अपना इल्जाम, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे तो खत की जुबान ही एक सियासी लगती है जिसमें ना कोई नाम है ना बराह रास्त इल्जाम है, सियासी अंदाज में वो खत लिखा गया है। लेकिन बहरहाल जहां तक इसके अगर होता तो कैटेगोरिकली लिखते कि फला जज को फला मौके पर फला तरह मुदाखलत की गई। आप इवेंट्स नरेट करते ना, उस खत में कोई इवेंट नरेट किया गया है, जनरल बात की गई। कैमरे वाला वाकया लिखा गया है, एक के बहनोई को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाने का वाकया लिखा गया है, फिर एक के घर पे जाने का वाकया लिखा गया है। तो वाकया 3-4 उसमें लिखे वो तो वैसे भी कराए। ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, जादुल एहसन साहब के घर क्रैकर गिर गया था तो आपने वो भी शहबाज शरीफ पर डाल दिया था, बाद में पता लगा वो साथ वाले घर में शादी थी। ऐसे तो ना करें कि वो साथ वाले घर की शादी का क्रैकर आके गिरा था तो आपने उस वक्त कहा जी ये लापता कमीशन के चूंकि चेयरमैन है लिहाजा गवर्नमेंट ने इस पर कर दिया। तो ये मामले में बड़ी मिसालें मौजूद हैं, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की बहुत मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा फैसल चौधरी साहब, एक अजी के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बन जाएगा तो ये मिट्टी पाव कमीशन है, एक आम राय इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो रिटायर्ड जज कौन है, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ होगी। अब नाम जो 2 चल रहे हैं मुमकिन तौर पर, उसमें एक है जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का नाम चल रहा है, दूसरा जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम चल रहा है, जस्टिस रिटायर्ड। तो इन दोनों शख्सियात के बारे से काफ़ी ज़्यादा एक मस्बत राय पाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इन दोनों में से कोई होता है तो क्या कोई मुख्तलिफ या बेहतर या नताइज इसमें आ सकते हैं?
पहली बात तो मैं मुजम्मल भाई कुछ शायद ये एक लेटर नहीं है मुजम्मल भाई, ये 3 लेटर है। और जिस तरह आपने फरमाया है कि वाक़यात का, बल्कि जो फरवरी में लेटर लिखा गया उसमें अफसरान के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने जिन जज साहब को जो है अप्रोच किया है। एक बात, दूसरी बात सर ये है कि अगर जज साहबान के इल्जामात की किसी ने कान, अगर ये किसी को शक है कि उनके इल्जामात हकीकत पर नहीं है तो उनके फैसले भी तो फिर देखे ना कौन मानेगा। तो ये बात जरा करने में हमें थोड़ा तामुल होता है। तो दूसरी बात है सर, जो मर्जी आप लगा लें, नासिर मुल्क साहब और जो तसद्दुक जिलानी साहब, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में वो दोनों आएंगे। और दूसरा, इन दोनों जजेस में से शायद नासिर मुल्क साहब पे तो कोई एग्री भी नहीं करेगा, जो बनाने वाले हैं वो भी नहीं एग्री करेंगे। वो बड़े और किस्म के आदमी है, अपराइट आदमी है, नेक आदमी है। तसद्दुक जिलानी साहब भी जो है वो एक बड़ी नेक नाम है। इन दोनों के ऊपर मुझे नहीं ख्याल के कोई एग्रीमेंट हो सकेगा। इन चीज़ों के भी दोनों आज़ाद मंच जज हैं और आज़ाद मंच जज जो हैं वो इस मुल्क, इस माशरे में किसी को कबूल नहीं है, वो वारा ही नहीं खाते किसी को भी। तो ये जो अमूमी राय आपने देखे, होता ही है कि अगर जजेस के जो मामलात हैं, उनके इल्जामात हैं, उनके ऊपर होना तो चाहिए था ना कि कमीशन एक ऐसा बनता अब तक जो, या जुडिशरी ऐसा रहती जिसपे हर किसी को, खास व आम को एतबार होता। मसला सिर्फ इन जजेस का नहीं है, मसला तमाम शहरियों का है, हमारा है, आपका है। हमारे मामला जाने होते हैं अदालत। अगर अदालतें कमजोर होगी तो फिर आपके और हमारे हकूक के मामलात के हिफाजत की जमानत कोई नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाती है जजेस को अपने आइन के तहत कि भाई उनके ऊपर कोई सी किस्म का दबाव नहीं होगा। अगर जजेस को ऊपर दबाव कायम किया जाएगा या कायम इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये मेरे और आपके और मुजम्मल भाई के भी बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी है ना जी। सही है। ये मुजम्मल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है ना वो यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है। आपने कहा जजों के फैसले देखने पड़ेंगे, मैं जरूर समझता हूं कि यकसा निज़ाम इंसाफ के तनाजुर में देखने चाहिए। अगर किसी एक सियासी जमात की अदालती सहूलतकारी है, उस तनाजुर में भी देखे जाने चाहिए कि दर्जनों के हिसाब से एक रात में जमानतें कैसे हुई, रात को 11-11 बजे तक जज एक बंदे को जमानत देने के लिए इंतजार में कैसे बैठे रहे, और जजिस के खानदान सियासत में क्यों मुलव्वस हैं, और उनकी सियासी ऑडियोज कैसे आई, और उनके रिश्तेदार पार्टी टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो खुद उसी पार्टी के केस सुन रहे हैं। ये सब भी कौम के सामने आना चाहिए कि आपका फर्स्ट कदम इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसलिए इस सारे तनाजुर में देखा जाएगा इन इल्जामात को, फिर बहुत बड़े तनाजुर में भी देखा जाएगा। यहाँ दर्जनों की जमानतें भी देखी जाएंगी जो एक दिन में जारी की गई। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये जो पीटीआई ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इनके सामने अपने केसेस में पेश भी होंगे और साथ साथ इस्तीफे का मुतालबा भी हो रहा है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है पीटीआई की, कोई मौसर स्ट्रेटजी है, या जस्ट एक दबाव डाल के, चूंकि केसेस लगे हुए उनके सामने इस्तीफे का मुतालबा भी करते ताकि जरा दबाव में कोई शायद फेवर मिल जाए? वो 9 मई के बाद ना रोज मोहसिन नकवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमें कबूल नहीं है, उसके खिलाफ इतने, कल गंडापुर साहब ना उसको जफियां डाल रहे थे। तो ये पीटीआई के कॉल ऑफ फेल के तजाद के बारे में ज्यादा यू टर्न्स के बारे में गुफ्तगू करने लगे तो फिर तो आपका शो छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, इनकी जो यू टर्न्स हैं ये इनको खुद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। ये साइफर पे चलना है या अमेरिका के साथ लॉबिंग करनी है। अब बाइडेन के खत के बाद तो बिल्कुल यही सवाल जरा फैसल चौधरी साहब से भी करना चाहूंगा, जो टाइम बड़ा कम रहेगा हमारे पास। फैसल चौधरी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, वकला तहरीक में तो चलिए आपने बता दिया कि वहाँ उनके रब्त ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कैसे चलेगी आगे। लेकिन मुझे ये बताइए, जो इस्तीफे का मुतालबा है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस्तीफा दे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस्तीफा दे। कुछ देर पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात कर रहा था कि भाई अगर आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर क्या आप, जो खान साहब के मेजोरिटी में केसेस जो है अपीलों में वो आमिर फारूक साहब के सामने लगे हुए, तो क्या आप उनके सामने पेश अब नहीं होंगे जब आप उनका इस्तीफा मांग रहे हो? कर नहीं, हम पेश भी होंगे, साथ इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो ये कोई कंफ्यूज स्ट्रेटजी है, ये क्या है? ये सवाल साहब, बात यह है कि अहमद खान कहता है कि जी वो बनाने जुडिशल कमीशन जिसका हेड चीफ जस्टिस हो, ये आके कहते हैं वो इस्तीफा दें, पहले अपने घर में तो अपना मामला दुरुस्त करें ना। ये क्या करना चाहते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनमें तदबीर और तदब्बर का फुकदान है। और ये जो सारे लोग हैं ये अपनी इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं
ना इनकी कोई स्ट्रेटजी है, ना इनको कोई पता है। ये जो अपना मामलात हैं, देखिए वकला जो हैं प्रोफेशनल वकला, वो कभी भी इस तरह का मुतालबा नहीं करेंगे। अब आप आमिर फारूक साहब से रोज मुतालबा करते हैं, आमिर फारूक साहब से 2 साल से मुतालबा हो रहा है, वो तो टास से मास नहीं होते, वो तो सुन रहे हैं वो केसेस। तो फिर ऐसे मुतालबे करने का फिर जवाब क्या है? फिर आपके पास आपकी हालत ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके वकला जो है। तो ये सारे वकला जो है इन्होंने अपना अपना जो है मामला जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अब वो इलेक्शन जाके पार्लियामेंट के अंदर अपना काम करें। और यहाँ पे बार वकला तारीख ने इनसे चलनी है। ये जब भी चलेगी ये किसी और तरीके से चलेगी, जैसे जो पिछली वकला तारीख थी वो वकला की तारीख थी, वो जिसकी तारीख थी उसको भी पता, आपको भी पता, मुझे भी पता है। नाम लेने पे हमारे पास चलते हैं, मैं तो नहीं लूंगा, मैंने इस्लामाबाद में रहना है। तो वो वकला तारीख उस वक्त आई थी, पैसे कहाँ से आए थे, किसके खर्चे थे, कौन कौन मालदार हुआ, कौन कौन उसमें उसका बेनिफिशियरी है, सबको पता है। तो ये वकला तारीख जो है ये चलाना आसान है। पहले ये अपनी सियासी तारीख हिकमत अमली तो मुतय्यन करे ना कि करना क्या है। तो ये इसी तरह से जो मामलात। और दूसरी बात ये, एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, कोई किसी जमात की सहूलतकारी अदालत ने नहीं की। तहरीक इंसाफ जो है वो मार खा रही है, उसको फेंटा अदालतों ने भी फेरा में भी पड़ा है, उसको फेंटा इंतजामिया ने भी दिया है। और उनका ये सहूलतकारी का ये मैं माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। ये प्रोपेगेशन ज्यादा है, इसमें हकायक काम है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और मुज़म्मिल साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपनी कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के बारे से। एक मरतबा फिर से ये खबर सामने आ रही है कि बाबर आजम, जिन्हें रिसेंटली चंद माह पहले ही कप्तानी से हटाया गया था, अब उन्हें फिर से T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर किया जा रहा है। तब बाबर आजम को हटाए जाने का फैसला गलत था, या अब जब लगाया जा रहा है वो फैसला गलत है? चंद महीनों के लिए शाहीन अफरीदी को वाइट बॉल का कैप्टन बनाना और शाद मसूद को जो है वो रेड बॉल का कैप्टन बनाना, वो चंद महीनों के लिए फिर दोबारा उन्हें हटाना, ये क्या हो रहा है? क्या ये बेहतरी की तरफ मामला बढ़ रहे हैं या मजीद खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही में तब्दीलियों के बाद अब कौमी क्रिकेट टीम के अंदर भी तब्दीलियां जो हैं वो आने वाली हैं। और अब 4.5 महीने के बाद फिर से को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने के बारे से खबरें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को ही अगला कप्तान बनाया जाएगा। अगर दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है तो 4.5 महीने पहले हटाया क्यों गया था? तब वो फैसला गलत था क्या अब जो है गलत फैसला हो रहा है? और क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं या मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं? बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, 4.5 महीने पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, उसके बाद फिर T20 के बन गए शाहीन अफरीदी और टेस्ट के बन गए शाद मसूद कप्तान। अब फिर से तब्दीलियों की बात हो रही है, बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने की इत्तला सामने आ रही है कि फैसला हो गया, बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है T20 का और ODI का भी और 4 टेस्ट का भी शायद उन्हें कप्तान बना दिया जाए। ये बेहतर फैसले हो रहे हैं या हम 4.5 महीने बाद फिर एक और गलती करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो अब इस पर मैं क्या बात करूं, बट ये है कि ये PCB का जो ये डिसीजन है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त भी जब बाबर को भी हटाया था तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं था। उस वक्त बाबर आजम को अचानक इस तरह बजाय इसके कि आप दूसरों की गलती को रेक्टिफाई करें, आपने बगैर उसको बताए ही इसको आपने बुला के उससे रिजाइन ले लिया था। वो मेरे ख्याल से वो जो स्टेप था वो दैट वाज नॉट इन द राइट वे। तो उस वक्त अगर बाबर आजम को अगर समझा देते कि यार ये चीज़ थी, ठीक है, उससे चीज़ें हमारे सामने गलती हुई थी, गलतियाँ हुई थी, बैकअप नहीं था उस वक्त बॉलिंग में, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का बैकअप। हम समझ रहे थे कि यार हमारे पास बहुत ही फास्ट बॉलर्स की बैटरी मौजूद है, लेकिन जब टाइम आया तो उस वक्त बैकअप नहीं था। तो हमें बजाय इसके कि हम इन चीज़ों की तरफ जाएं, हमें चाहिए कि हम जो हमसे गलतियाँ हुई थी हम उनको ठीक करें। हमने बैकअप तैयार करना है, हर प्लेयर के पीछे हमने प्लेयर खड़ा होना चाहिए हमारा, एक के दो। तो ये बाबर आजम दोबारा कप्तान बनते अगर तो ये बेहतर फैसला होगा?
देखें, अब ये जो फैसला है, मुझे नहीं लगता कि ये उसके लिए कोई इतना पॉजिटिव जाए, क्योंकि जो फैन क्लब है, बाबर आजम का भी फैन क्लब है, वो इसको रिएक्ट कर सकते हैं एज ए, मतलब हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, और अगर इससे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई अच्छा असर पड़ सकता है तो मेरे ख्याल से फिर तो बेहतर फैसला है। लेकिन साथ ही साथ हमने टीम का भी देखना है कि टीम के लिए भी अच्छे फैसले वो करें। अभी इस बार अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में बाबर ने कप्तानी जो की है वो अच्छी की है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो उनके जो फैसले थे वो फर्म थे, डिसीजंस फर्म थे, बड़ी प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने जो डिसीजंस लिए। लेकिन ये यासर मीर साहब, ये शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती नहीं होगी कि जिन्हें सिर्फ 4.5 महीने का टाइम दिया गया, कप्तान बनाया गया और उसके बाद फिर उन्हें हटाया जा रहा है एक सीरीज के बाद ही? देखें, ये तो अब एक कॉमन सेंस की बात है। अब अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं और उसको इस तरह हटा दें तो ज्यादती तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यादती नहीं है, बिल्कुल ज्यादती है। और शाहीन शाह अफरीदी एक बड़ा ही जबरदस्त लड़का है और प्लेयर भी बहुत अच्छा है, मैच विनर तो है, साथ में इंसान बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन उस पे थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट टूर मिला न्यूजीलैंड का, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको परसिस्ट करना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी 3-4 सीरीजेज हैं हमारी। अगर आपने ये डिसीजन लेना ही है तो आप थोड़ा सा और देख लें, अभी देख लें कि वो उसकी क्या परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि देखें ये 3 महीने 4 महीने या एक सीरीज में कप्तान मुझे ये भी बता दें यासर मीर साहब, ये जो हमारे पास अब बॉलिंग में मोहम्मद आमिर भी वापस आ गए हैं, इमाद वसीम की वापसी भी हो गई है, क्या समझते हैं आप? एक तगड़े बॉलिंग अटैक के साथ हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप में? बिल्कुल तगड़ा लग रहा है। इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है उसने प्रूव किया है कि ही इज ऑटोमेटिक चॉइस एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ये एक अच्छा डिसीजन है। पहले जो इन्होंने रिटायरमेंट दी थी, मुझे नहीं पता वो एनओसी का कोई रोला था, जो भी था, तो उस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दे दी थी, लेकिन अभी इनकी क्रिकेट है, मौजूद है, तो वो परफॉर्मेंस उसने दी और उसने प्रूव किया। और आमिर और बाबर वाला मसला आपको नहीं, पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे तो कोई ऐसे मसले नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के लिए सारे एक होके, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, सबको एक होके खेलना। शुक्रिया यासर मीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज को शुभ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।